वेलकम स्टूडेंट। आपका स्वागत है अपने हिंदी चैनल हिंदी का सफ़रनामा में। और काफ़ी समय बीत गया, वीडियो आ नहीं पाई थी तो कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। आज हम बातें करते हैं फिर दोबारा से, जो हमारा 10th का चैप्टर है जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य, इस पे बात करते हैं आज। इससे पहले हम पढ़ चुके थे अपने जो अध्याय थे, एक तो सूरदास पढ़ चुके थे और इसके बाद हम पढ़ चुके थे अपना अध्याय तुलसीदास। जैसा कि मैंने कहा है, पहले की वीडियो में बताया है कि जो भी हमारी पाठ्य पुस्तकें होती है, या मैं कहूँ जो एनसीईआरटी, सीबीएसई, इनका जो उद्देश्य होता है ये होता है कि पहले भक्तिकालीन रचनाएं लगाई जाएं, क्योंकि कहीं न कहीं जो सांस्कृतिक मूल्य होते हैं हमारे, उनका क्षरण ना हो, हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। और इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी के मद्देनजर ये रचनाएं लगाई जाती है। क्योंकि अब 10वीं क्लास है तो इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास को देखते हुए, हिंदी साहित्य की परंपरा का निर्वहन करते हुए भी इसमें जो रचनाएं लगाई जाती है, आगे लगाई जाती है, वो काल विभाजन के तहत लगाई जाती है। और इसी प्रकार जो अब हम पढ़ने वाले हैं आत्मकथ्य, ये भी छायावादी रचना है। देखो, हिंदी का अपना एक इतिहास रहा है, चाहे हम बात करें आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक, भारतेंदु, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोग, जितने भी अपने जो काल विभाजन चले थे उनकी बात करें तो हर समय की अपनी एक अलग खूबी रही है। हर समय में अलग अलग साहित्यकार हुए, कवि हुए, तो उन्होंने रचनाएं रची, समाज को उसी हिसाब से उन्होंने दिशा दी, लोगों ने उनको पढ़ा और जो तात्कालिक परिस्थितियां थी उसी के हिसाब से साहित्य का निर्माण हुआ। और उसी साहित्य की जो रचनाएं थी, उनकी जो विषय वस्तु थी, उसी के आधार पर ये साहित्य का विभाजन होता चला गया। अब जो ये रचना हम पढ़ने वाले हैं, ये रचना है छायावादी रचना। और छायावाद का जो समय माना जाता है 1920 से 1936 का माना जाता है। कुछ जो होते हैं 1918 से 1936 में भी मानते हैं, कुछ पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ होता है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि जयशंकर प्रसाद की जो ये आत्मकथ्य हम पढ़ने वाले हैं 10th में, इसके अंदर है क्या। तो इसको पढ़ने से पहले हम एक बार थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर में ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद जी का 1937 में निधन हो जाता है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां रही चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृतियों में मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया, कि मंगला प्रसाद पुरस्कार उन्हें मिला था। और कामायनी वास्तव में बहुत ही अच्छा एक हम काव्य कह सकते हैं, पढ़ना चाहिए, बड़ा आनंद आता है और बड़ी ज्ञान की बातें भी हैं। मैं कहूँ कि श्रृंगार रस के साथ साथ कुछ नीति विषयक बातें भी हमें इसमें देखने को मिलती है। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी उनके नाटक है। तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास है। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह है। प्रसाद जी का जो जीवन साहित्य, प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है।
छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में हमें स्पष्ट दिखाई भी देती है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने रचनाएं लिखी गद्य में और पद में समान भाव से इन्होंने लिखा था, जयशंकर प्रसाद जी ने। और काफी अच्छी इनकी सराहना की जाती है काव्य को लेकर भी। तो अब ये जो आत्मकथा इन्होंने लगा रखी है, इसमें ऐसा क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस पे एक बार चर्चा करते हैं। इस पे एक बार चर्चा करते हैं। तो जो आगे इनके बारे में जो है, प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका, प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे और इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई है कविता आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन बिंबों का प्रयोग किया। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी। तो आइए इस कविता पे बातें करते हैं। ये हमारी कविता है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि जयशंकर प्रसाद का जो प्रारंभिक जीवन था, वो काफी धनाढ्य परिवार से ये संबंध रखते थे। अच्छा, खुशियों भरा जीवन था। लेकिन कहते हैं ना कि भाई समय बलवान होता है, हर दिन एक सा नहीं होता। कभी धूप है तो कभी छांव है, कभी सुख है तो कभी दुख है। इनके जीवन में भी बदलाव आए और जैसे इन्होंने यौवन की दहलीज पार करके कुछ आगे प्रौढ़ता की तरफ कदम बढ़ाया, तो जीवन में काफी उथल पुथल हो गई। पत्नी का भी देहांत हो जाता है, परिवार की आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा जाती है और बाकी के दिन इनके काफी परेशानी के थे। लेकिन इन्होंने लिखा बहुत अच्छा। तो इनके मित्र एक बार इनके पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई जयशंकर जी, आप इतना अच्छा लिखते हो, इतना कुछ आपने लिखा है, तो क्यों ना आप अपनी एक आत्मकथा लिख लो। और आपको अपनी आत्मकथा लिखनी भी चाहिए। और उसी समय मुंशी प्रेमचंद जी के सानिध्य में उनके संपादन में एक पत्रिका छपी थी, हंस पत्रिका, और उसका एक विशेषांक तय हुआ था, आत्मकथा विशेषांक, कि भाई सब अपनी अपनी जो फेमस लोग थे आत्मकथा लिखो। अब जयशंकर प्रसाद जी अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे। वे ये उनका ये मानना था कि भाई मेरा जो जीवन है ना, वो बिल्कुल साधारण रहा है और मैंने अपने जीवन में ऐसी कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं की, इसलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखूंगा। और उन्होंने क्या तर्क दिए अपने मित्रों को क्या कहा, वो इस कविता में हमारी 10वीं कक्षा में लगाया गया है। तो आइए इसको पढ़ते हैं एक बार और फिर इसका हिंदी अर्थ करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर आपने हिंदी अर्थ इसका समझ लिया तो समझो आपने जंग जीत ली। क्योंकि काव्य में यही होता है कि अगर हमें हिंदी अर्थ आ जाता है तो फिर प्रश्न उत्तर याद करने में हमें कोई विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता और हम आसानी से प्रश्न उत्तर को याद कर पाते हैं और हमें रटने की प्रवृत्ति से भी छुटकारा मिल जाता है। तो आइए एक बार ये कविता पूरी पढ़ते हैं और फिर इसका हिंदी अर्थ मैं आपको बड़े ही आराम से समझाऊंगा। मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां, देखो कितनी आज घनी।
इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो देखिए इसका हिंदी अर्थ। सबसे पहले स्टूडेंट मैं इसमें आपको कठिन शब्द बता देता हूँ। जैसे पहले हम कठिन शब्दों की बात करें तो मधुप, मधुप का अर्थ यहाँ पर हम ले सकते हैं भ्रमर से। मधुप का अर्थ यहाँ पे लेंगे हम भ्रमर से। और इसके आगे हम बात करें अनंत नीलिमा। अनंत नीलिमा का अर्थ यहाँ पे हम लेंगे नीले आकाश से, क्योंकि आकाश का कोई और छोर नहीं होता है। और इस प्रकार से जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें अरुण कपोलों, अरुण का अर्थ होता है लाल और कपोल कहते हैं गालों को, लाल गाल। और पाथे शब्द आया है एक, पाथे का मतलब होता है पथ का भोजन, पथ का सहारा, पथ का संभल, संबल। जैसे पथ कहते हैं रास्ते को। जब हम किसी यात्रा पे होते हैं तो उस यात्रा के दौरान जब हम कहीं आराम करते हैं तो जो कुछ भोजन वगैरह हमारे पास होता है उसको खाते हैं तो उसे पाथे कहते हैं। कहने का मतलब रास्ते का भोजन। कंथा, कंथा का अर्थ होता है गुदड़ी। और इस प्रकार से अब हम इसका हिंदी अर्थ करने जा रहे हैं, तो एक बार बड़े ध्यान से आप इसको समझे। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जयशंकर प्रसाद अपने मित्रों से कहते हैं कि देखो जो भोरा होता है, ये भोरा पता नहीं गुनगुना करके क्या संदेश देना चाह रहा है। अर्थात ये एक फूल पे बैठता है फिर दूसरे फूल पे बैठता है और हर फूल पे ये रस पीता है। फूल चाहे कितना ही सुंदर हो, चाहे उसका रस कितना ही स्वादिष्ट हो, लेकिन इसकी प्यास कभी नहीं बुझती है। अर्थात एक भोरे को कभी संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है। वह तृप्त प्यासा एक फूल से दूसरे फूल पर मानो भटकता हुआ ये संदेश देना चाह रहा हो कि संसार में कोई भी संतुष्ट हो ही नहीं सकता, आप परिस्थितियों से कभी खुश हो ही नहीं सकते। आगे क्या कहता है, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कि जो पत्तियां कभी हरी भरी थी वो आज मुरझा गई है, पतझड़ आ गया है। और पतझड़ आने पर वो मुरझा कर गिर गई है। तो ये जो पत्तियों का जो जीवन था, जो चमक थी, वो भी स्थायी नहीं है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कि इस गंभीर नीले आकाश के नीचे नहीं पता कितने लोगों ने, कितने प्रभावशाली लोगों ने जन्म लिया और कैसे कैसे उन्होंने कारनामे किए, अपना इतिहास खुद लिखा। और मानो अपना इतिहास लिख करके वे अपना ही मजाक बना रहे हैं। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद का कहने का भाव ये है कि संसार में सब कुछ नश्वर है, नष्ट होने वाला है। फिर भी तुम कहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। जब कुछ स्थायी नहीं है, सब कुछ नष्ट हो जाना है, तो फिर किस बात का अहंकार, किस बात को मैं बढ़ा चढ़ा के लिखूं। इसलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ। पहली बार उन्होंने ये तर्क दिया।
आगे क्या कहते हैं, तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये जागर रीति। तब भी तुम कहते हो कि मैं अपनी कमियों के बारे में बताऊं। क्या तुम्हें वास्तव में खुशी मिलेगी जब तुम मेरे जीवन रूपी घड़े को बिल्कुल खाली देखोगे? किंतु कहीं ऐसा ना हो, तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे जीवन में जो नीरसता का भाव है, इस क्या इसका कारण तुम हो? नहीं, तुम इसका कारण नहीं हो। इसका जिम्मेदार तो मैं स्वयं ही हूँ। यह विडंबना हरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, ये देखो कितनी विडंबना की बात है कि मेरा जो जीवन है बहुत सरलता से भरा हुआ है जीवन है, अर्थात मेरे जीवन में कुछ भी छल कपट का स्थान ही नहीं है। इस प्रकार क्या मैं अपने सरल स्वभाव की हंसी उड़ाऊं, या मैंने जो जीवन में भूले की हैं, या जिसने मेरे साथ छल कपट किया है उन सब के बारे में बताऊं? क्योंकि जब आप आत्मकथा लिखते हो तो उसमें आपको अपने गुण और दोषों का समान भाव से विवेचन करना होता है। इस प्रकार से ये तर्क देते हैं कि क्या आप चाहते हो कि मेरे सरल स्वभाव की हंसी उड़े? क्या आप चाहते हो कि मैंने जो जीवन में भूले की, जिन जिन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया छल कपट किया उनके बारे में मैं बताऊं? उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने होने वाली उन बातों की। कि कैसे मैं उन पलों को उन पलों के बारे में बताऊं। जयशंकर प्रसाद पीछे के दिनों को याद करते हैं जब उनकी पत्नी जीवित थी, उनके साथ थी, और जब उनके वो दोनों बैठकर चांदनी रातों में बातें करते थे तो वो कहते हैं कि मेरे निजी जीवन के वो प्रेमिल क्षण थे, प्रेम से भरे हुए क्षण थे, मेरे निजी जीवन की वे बातें थी। क्या मैं अपने निजी जीवन की उन बातों को सबको बता दूं? क्या मैं उन बातों को सार्वजनिक कर दूं? अर्थात मैं उन बातों को सार्वजनिक नहीं करना चाहता, और इसीलिए मैं आत्मकथा लिखना नहीं चाहता। आगे क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद, देखिए, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। कि मेरे जीवन में कभी सुख आया ही नहीं। जिस प्रकार से स्वप्न में कोई चीजें मिलने वाली होती है और स्वप्न टूट जाता है बीच में तो वो चीज मिल नहीं पाती, उसी प्रकार एक स्वप्न की तरह सुख आया, कम समय के लिए सुख आया, जिसका मैं भरपूर फायदा कभी उठा ही नहीं पाया, और वह बीच में ही मुझे छोड़कर मानो हंस करके मेरे गले लगने से पहले, मेरे आलिंगन में आने से पहले ही मुझसे दूर भाग गया, मुस्का कर जो भाग गया। मानवी कर्ण अलंकार आएगा इसमें। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती थी निस्वाग मधुमाया में। कि मेरी पत्नी के जो गाल थे इतने लाल थे कि अनुरागनी उषा अर्थात सुबह की लालिमा भी मुझसे लालिमा उधार लिया करती थी, मानो उनकी लालिमा भी उनकी सुंदरता के आगे फीकी पड़ जाए। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। कि अब तो मेरी पत्नी की जो याद है वो इस जीवन रूपी रास्ते का सहारा बनी हुई है, अर्थात इस जीवन पथ पर बढ़ते समय अब मेरी पत्नी की जो यादें हैं वो मेरे लिए पाथे का काम कर रही है। जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। इस प्रकार से आप मेरी जीवन रूपी गुदड़ी को उधेड़ कर देखोगे तो तुम्हें कुछ भी इसमें खास नहीं मिलेगा, अर्थात मैंने अपने जीवन में कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं की है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कि मेरा जीवन बहुत छोटा और साधारण रहा है, इसकी बड़ी बड़ी बातें मैं कैसे कह सकता हूँ। इससे अच्छा तो ये है कि मैं सबके बारे में सुनता रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे, मेरी भोली आत्मकथा